जब वो अपने दोस्तों के साथ अपने घर से निकली तो उसकी किसी भी दोस्त ने उसके तरह के कपड़े बिल्कुल भी पहने हुए नहीं थे। वो सब के सब तो मुअज्जिब लिबास में थी, यानी बहुत अच्छे लिबासों में थी, ऐसे लिबासों में जो कि सलवार कमीज थे और साधारण से लिबास थे। आयशा तो माथे पर बल डाले अपनी बेटी को घूरती रह गई, मगर बेचारे दोनों माँ बाप क्या करते, उनके बस में कुछ नहीं था। माँ बाप की इकलौती औलाद थी सना। लाड़ प्यार की वजह से वो बेहद बिगड़ चुकी थी और वो लाड़ प्यार का गलत फायदा भी उठाती थी, और ये इन दोनों की ही बेजा हिमायत थी, यानी कि सना के वालिद वालिदा की, जिसकी वजह से समद साहब भी उसको कुछ कहते हुए घबराते थे, क्योंकि अगर वो रूठ जाए तो समद साहब और आयशा दोनों की शामत आ जाती थी। वो उनसे बात नहीं करती और इकलौती लड़की होने की वजह से, इकलौती औलाद होने की वजह से उन्हें उनसे लगाव इतना था कि वो उसकी नाराजगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और कोई भी माँ बाप हुए अपने बच्चों की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और समद साहब ऐसे थे जो अपनी सारी झल्लाहट, अपनी बेटी का गुस्सा, मार्केट का गुस्सा, काम का गुस्सा, सबका सब आयशा पे निकाल दिया करते थे, क्योंकि वो उनकी बीवी थी और वो सना पर तो गुस्सा कर नहीं सकते थे। शुक्र है कि समद साहब उस वक्त घर पर नहीं थे, वरना आयशा का ना जाने क्या होता। यह आयशा सोच सोच कर ही शुक्र मना रही थी, क्योंकि समद साहब बेटी को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन आयशा की आफत हो जाती, आयशा की शामत आ जाती। तभी आयशा ने दिल ही दिल में सोचा कि काश सना जल्दी घर आ जाए और उसके अब्बू के आने से पहले वो बेहुदा कपड़े बदल कर अपने कमरे में चले जाए तो बहुत ही अच्छा हो। दिल ही दिल में बेचारी आयशा दुआ किए जा रही थी, क्योंकि वो बहुत घबरा गई थी और समद के गुस्से से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। समद सना को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन वो आकर आयशा से कहते कि तुमने उसे ऐसे कपड़े क्यों पहनने दिए। लेकिन आयशा की दुआ आज कबूल ना हुई। सना ना सिर्फ बहुत देर से लौटी, अपनी दोस्त की घर की पार्टी से बहुत देर से आई, बल्कि सोने पे सुहागा ये हुआ कि दरवाजा भी समद साहब ने ही खोला, क्योंकि समद साहब उससे पहले घर आ चुके थे। सबा को देखकर समद साहब मारे रंज के कुछ बोल ना सके। सबा को तो कोई लिहाज ही नहीं था। तभी वो बोली, अब्बू जानी सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई ना, माफ कर दो मुझे। इतना कहकर वो इठलाती हुई बलखाती हुई कमरे में चली गई। आयशा बेचारी अब दिल ही दिल में डर रही थी कि ना जाने कितनी दहाड़ मुझ पर पड़ने वाली है इस लड़की की वजह से। मगर खिलाफे तवक्को, आयशा की तवक्को के खिलाफ ही समद साहब बिल्कुल खामोश थे। समद साहब ने अंदर आते से ही आयशा से कहा, आयशा जितना जल्दी हो सके सना के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता तलाश कर लो। इतना कहकर वो सो गए। सुबह नाश्ते के दौरान भी समद साहब ने आयशा को याद दिलाया कि सना के लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश कर लो, मैं जल्द से जल्द अब इसके फर्ज से फारिग होना चाहता हूँ। इतना कहकर समद साहब तो अपनी बात कहकर ऑफिस रवाना हो गए। मगर आयशा बेचारी देर तक सोचती रही, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हसीन और कम उम्र सना के लिए रिश्तों की कमी थी, मगर वो मिडिल क्लास थे, क्योंकि सना जितनी हसीन थी उससे कहीं ऊंचे उसके ख्यालात भी थे। वो अक्सर बार माँ को यानी आयशा को बताती रहती थी कि वो बहुत अमीर, बहुत पढ़े लिखे और बेहद हैंडसम लड़के से शादी करना चाहती है, और अगर उस लड़के में इन तीनों में से कोई भी खामी हुई, यानी कि अगर या तो वो गरीब हुआ और खूबसूरत ना हुआ, या फिर वो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हुआ, तो सना उससे हरगिज शादी नहीं करेगी। ये सना की साफ तौर पर शर्त आयशा को अच्छी तरह से पता थी, और अगर एक भी खूबी इन तीनों में से उस लड़के में कम हुई जिससे आप मेरा रिश्ता करना चाहें, तो मैं हरगिज उसे कबूल नहीं करूंगी और वो रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। आयशा बखूबी जानती थी आखिर सना उसकी औलाद थी, और सना के हर बात से वो अच्छी तरह से वाकिफ भी थी। सना तो बेहद जिद्दी और हट धर्मी वाली थी। वो आराम से अपने बाप के सामने भी डट कर खड़ी रह सकती थी। क्या होगा, कैसे होगा, कहां से आएगा ऐसा मुकम्मल रिश्ता? मुख्तलिफ सवालों ने अब आयशा को अपने घेरे में ले लिया था। जब से उसने सना को उस काले लिबास में तैयार झिलमिलाते हुए देखा था, तब से ही आयशा का दिल काबू में ना था। आयशा सोचने लगी कि अब मुझे अपने रिश्तेदारों में ही इसकी बात करना होगी। मैंने अपने घर वालों से उसके लिए बात की। हाँ, हमारे यहाँ बाहर रिश्ते तो नहीं किए जाते थे, मगर मेरी जिद और मेरी मोहब्बत के आगे सब हार गए थे और मुझे इजाजत दे दी गई। और अब मैं शिद्दत से उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब मैं अपनी मोहब्बत को असल में पालूं, हासिल कर लूं। सना दरवाजे को धाड़ से खोलकर आयशा अंदर दाखिल हुई। तुमको कुछ एहसास भी है सना? कितनी बेशरम हो चुकी हो तुम। उफ, क्या है अम्मी, अब क्या प्रॉब्लम हो गई है आपको? क्या चाहती हैं आप? बड़ी बदतमीजी से सना ने अपनी माँ को मुखातिब किया। तभी आयशा बोली, प्रॉब्लम? तुमको शायद खबर नहीं है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। और ये क्या,
दोनों वक्त मिल रहे हैं, मगरिब की अजानें हो रही हैं, तुमने कितनी तेज आवाज में गाने लगाए हुए हैं। तभी सना बड़ी बेशर्मी से बोली, उफ अम्मी आप भी बहुत बोलती हैं, अब्बू को बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। बड़ी लापरवाही से सना ने आसानी से कह दिया था। फिर कहने लगी, और अम्मी आज आपको ये मुल्लानी बनने का ख्याल कब से आ गया है, बताइए जरा। सना, आयशा कुछ बोल ही ना सकी थी और फिर उसने कहा, तुम किस कदर बदतमीज हो गई हो सना। तभी सना फिर से चिड़चिड़ा कर बोली, अम्मी प्लीज मुझे अब ये फालतू की बातें सुनाकर बोर ना करें, जाएं आप अब्बू के पास जाकर बैठ जाएं, वो बीमार हैं बकौल आपके, तो आप उनके पास जाकर उनकी तीमारदारी करें ना, मुझे यहाँ क्यों भाषण दे रही हैं। आखिरी अल्फाज दबी हुई आवाज में आयशा ने कहा, अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे बेटा। और इसके आगे वो कुछ बोल ना सकी। बहुत ज्यादा दुख में थे उसके वालिदैन, क्योंकि अब बेटी हाथ से निकल रही थी और उसको रोक टोक भी नहीं सकते थे। बदतमीजी की तो हद ही कर दी थी सना ने उस वक्त मगरिब की अजान के वक्त भी म्यूजिक मद्दा नहीं किया, ना ही बंद किया। दूसरे दिन उसे कहीं जाना था। ये क्या है? आयशा बेचारी कुछ बोल ही ना सकी। गहरी सुर्ख यानी लाल रंग की साड़ी में सना बाल खोले और लाल लिपस्टिक ही लगाए हुए परी लग रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं, अम्मी बताइए, उसने तारीफ चाही थी। तभी आयशा ने जलकर कहा, वाहियात, बिल्कुल वाहियात लग रही हो तुम। सारा का सारा हमारा खानदान बेटा सना वहाँ पर जमा होगा, क्या कहेंगे सब लोग तुम्हारे बारे में। हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है, और फिर इस तरह साड़ी में तुम्हारा सारा पेट नजर आ रहा है। सना को और चिड़चिड़ाहट आई, गुस्सा आया। उसने कहा, मुझे किसी के कमेंट से या किसी की बात से कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी रिश्तेदार के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई परवाह नहीं है। मुझे ये साड़ी पहनना है, और अगर आप मुझे ये साड़ी नहीं पहनने देंगी तो मैं शादी में जाऊंगी ही नहीं। आयशा को भी अब गुस्सा आ चुका था। उसने भी कहा कि ठीक है, तुम ना जाओ तो ही अच्छा है, वैसे भी जाकर हमारी नाक ही कटवाओगी, क्योंकि इस हुलिये में तुम्हें ले जाकर बातें सुनने से बेहतर यही है बेटा कि तुम यहाँ पर घर पर ही बंद रहो। तुम्हारे अब्बू अगर तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो मेरी जान ही निकाल देंगे, पहले ही वो तुम्हारे ऊपर कुड़ते रहते हैं बेचारे। तभी सना ने गुस्से में आकर अपनी वालिदा को ही बातें सुना दी। अम्मी एक बात कहूँ, मुझे लगने लगा है कि आप मुझसे जलने लगी हैं। मैं इस कदर हसीन, लंबी, गोरी हूँ और हर कोई कहने लगा है कि मैं आप दोनों की औलाद ही नहीं लगती हूँ, तभी आप ये सब चीजें करती हैं और बहाने से मुझको तैयार होने से रोकने लगी हैं। और बात ये सना ने मजाक में नहीं करी थी, और वो मजाक नहीं कर रही थी बल्कि सीरियस थी। बेचारी आयशा आंखें फाड़े अपनी ही औलाद को देखती रह गई और उससे कोई जवाब देते भी ना बन पड़ा। सना इस हद तक गिर जाएगी उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अपने शदीद हुस्न के एहसास ने और घमंड ने उसको जैसे तार पर चढ़ा दिया था। अब वो घमंड में 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी और आज अपनी माँ से इस तरह से बात करके अपनी माँ से ही मुकाबला कर रही थी। आयशा ने कहा, भला एक माँ अपनी औलाद से जलेगी? शर्म करो बेटा, थोड़ी शर्म करो। और वाकई उस दिन उसके अम्मी अब्बू उसे घर छोड़कर ही अकेले ही चले गए। आयशा ने तो उससे बात तक न की और बस आहिस्तगी से दरवाजा बंद करने की बात कहकर वहां से चले गई। सना तो इधर जैसे गुस्से में आग बगुला हो रही थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था अपने ही वालिद वालिदा पर। वो तो पागल हो रही थी। उसके खूबसूरत रुखसार, उसके गाल, उसकी साड़ी के हमरा हो रहे थे, लाल हो चुके थे, क्योंकि खानदान में होने वाली शादी का वो बेसब्री से न जाने कब से इंतजार कर रही थी। अपने आप से सना चिढ़कर कहने लगी, आखिर ऐसा क्या है इन कपड़ों में? टीवी पर, फिल्मों में सारी लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनती है, उनकी माएँ तो उन्हें कुछ भी नहीं कहती, और एक हमारी माँ है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।